हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। 4 पॉइंट हो गए थे। निर्मित और लिखित संविधान, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। आज छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, कठोर संविधान। क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल कठोर संविधान अपनाया। हमने पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हमने क्या अपनाया, लचीला और कठोर। तो कठोर संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा, अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद, बार बार मैं कह रही हूँ कांग्रेस को वहां संसद कहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि कांग्रेस को वहां संसद कहते हैं, ठीक है ना। वहां लोकसभा राज्यसभा कांग्रेस के सदन है, यानी संसद को वहां कांग्रेस कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से कठोर संविधान में अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानून का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून का निर्माण, अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। क्योंकि कठोर में क्या होता है, 2/3 बहुमत हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग पारित करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो कानून बन जाता है, लेकिन राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया। यानी संविधान में संशोधन करना हो तो कठोर कानून द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इस कारण लगभग 215 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए। कितने संशोधन? हमारे यहाँ तो 110 से ऊपर निकल गए भारत में, लेकिन अमेरिका में सिर्फ कितने संशोधन? 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि वहां पे कठोर कानून है, इसलिए 27 संशोधन। इतने सालों के बाद भी, 215 सालों के बाद, 215 वर्षों के बाद भी वहां पे 27 संशोधित हुए। और हमारे यहाँ 110 से ऊपर संशोधित हो चुके, क्योंकि हमारे यहाँ लचीला और कठोर दोनों हैं। प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए थे। बाकी 10 तो पहले हो गए थे, बाकी सारे बाद में संशोधित हुए थे। छठा है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका, भारत में भी गणतंत्र की स्थापना, यानी देश का प्रमुख होगा राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। वो है गणतंत्र स्थापना, यानी गणतंत्र की स्थापना संविधान की विशेषता में अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता, वरन वह निर्वाचित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्यों को चुना जाता है। यानी वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो वहां वास्तविक राष्ट्रपति है, तो वह जनता द्वारा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति
अप्रत्यक्ष द्वारा चुने हुए चुनते हैं, लेकिन अमेरिका में जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये गणतंत्र है। और निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। हर राज्य से क्या कहते हैं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रतिनिधि वहां आते हैं। उसके द्वारा खुले प्रतिस्पर्धा की तरह बड़े हॉल में सब खुले तरीके से वो अपना वोट डालते हैं और अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। कोई मतलब दबाव वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव मतलब धूम धड़ाके और हाहाकार में और बहुत ही क्या कहते हैं, शोर शराबे के साथ चुना जाता है। निर्वाचन मंडल यानी वहां के कोई प्रतिनिधि आते। न केवल संघ वरण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। यानी वहां संघात्मक व्यवस्था है। आगे हम पढ़ेंगे विशेषता में संघात्मक व्यवस्था, इसलिए इकाइयों या राज्यों को भी उनको भी गणतंत्र की स्थापना करने के लिए कहा गया है कि राज्यों में भी मुख्यमंत्री और किसका राज्यपाल का शासन होगा। तो इस प्रकार से बच्चों छठा पॉइंट हमने पढ़ा। सातवां पॉइंट है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना, इसमें लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद बताए हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट सरकार को चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भारत में, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और चुने हुए चुनते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य हैं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये सब चुने हुए चुनते, तो वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष को प्रतिनिध्यात्मक भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष को प्रतिनिध्यात्मक। ध्यान रखना है। अमेरिकी संविधान निर्माण इस तथ्य में परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष द्वारा जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिका संघ के कुछ राज्यों के लोक निर्णय आरंभक और प्रत्यावाहन जैसे प्रत्यक्ष और लोकतांत्रिक और पद्धतियों को अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से कुल राज्य अमेरिका में 50 है और उनमें से 39 राज्यों के संविधान में जनमत संग्रह या लोक निर्णय की व्यवस्था की गई। यानी राज्यों का भी संविधान अलग है। कहाँ पे? अमेरिका में। हमारे यहाँ पूरा भारत का संविधान एक ही है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण क्या हुआ, वहां पे राज्यों का भी संविधान है, क्योंकि हमने तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ माना है और वहां पे संघात्मक व्यवस्था है। इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार प्राप्त है। 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है। वे कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकते हैं। इस प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधना को अपनाया गया है, किंतु संघीय स्तर पर इन साधनों को अपनाने से कोई व्यवस्था नहीं है। यानी संघीय स्तर पर अप्रत्यक्ष द्वारा नहीं अपनाया गया है। और इस प्रकार इस संबंध में अमेरिका व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैंड की व्यवस्था से नहीं की जा सकती। और यही कहना होगा कि संविधान ने अमेरिका में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यानी ज्यादातर राज्यों में अप्रत्यक्ष द्वारा लोगों
जो सरकार को चुना जाता है। और प्रत्यक्ष सिर्फ केंद्र सरकार में सिर्फ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति और उनको मंत्रिमंडल और उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना ज्यादा है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। राज्य में मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष और राज्यपाल अप्रत्यक्ष, केंद्र में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष। तो हमारे दोनों साइड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। और अमेरिका में सिर्फ प्रतिनिधित्व, राज्य में ज्यादातर अप्रत्यक्ष द्वारा चुना जाता है और केंद्र में ज्यादातर प्रत्यक्ष द्वारा चुना जाता है। 8वां है न्यायिक सर्वोच्चता, यानी न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा गया है। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना है। वो हर संविधान की होती है, सभी अधिकारों की वगैरह सभी बातों के लिए उनकी रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस प्रकार ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता, वहां अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता। ध्यान रखना, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां पे संविधान है नहीं, अलिखित संविधान, तो संसद मन चाहे कानून बना सकती है, तो वो सर्वोच्च है। वही कल कहा था, लोग ने कहा था कि ब्रिटिश का संविधान सब कुछ कर सकती है, सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो इसी तरीके से अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। ब्रिटिश में जैसे संसद सर्वोच्च है, वैसे अमेरिका में न्याय सर्वोच्च है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के या संसद के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। वही न्याय पुनरावलोकन, उससे न्याय पुनरावलोकन कह सकते हैं। यानी कांग्रेस या संसद संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो उनको न्याय पुनरावलोकन द्वारा अवैध घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति उनकी संविधान की आज्ञाओं का पालन नहीं करे तो उनको भी संविधान न्यायपालिका द्वारा उस बातों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। राज्य सरकारों के कानून को, कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में संविधान के विरुद्ध अगर कानून बनाए तो उनको भी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए न्याय पुनरावलोकन का अधिकार इससे कहते हैं। भारत ने भी इन्हीं से लिया है, अमेरिका से, न्याय पुनरावलोकन का अधिकार। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखना है। सन 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवाड़ी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कानून, संविधान में जो कानून बनाए गए कितने प्रकार के क्या है, उनकी जांच करने के लिए सिर्फ सर्वोच्च न्यायपालिका ही होगी, बाकी किसी कोई भी इनका अधिकार नहीं ले सकता। इसलिए न्याय को क्या बताया गया? सर्वोच्च बताया गया है। 90 है, बहुत सारी बच्चों अमेरिका के संविधान की तो विशेषता है, तो 90 है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक पहले पढ़ चुके हम, मैंने बता चुकी बीच में कि अध्यक्षात्मक कहते हैं जहां पे वास्तविक राष्ट्रपति होगा और नाम मात्र का प्रधानमंत्री होगा, और संसदात्मक जहां पे प्रधानमंत्री वास्तविक होगा, राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा। तो नाम मात्र का यानी उनके नाम से सारे कार्य हो गए। तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है अमेरिका ने, एक अलग ही ये शासन व्यवस्था अपनाई है, जो वहां का राष्ट्रपति मैन होगा वास्तविक। तो प्रतिनिधित्मक या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के दो भेद है, संसदात्मक या मंत्रिमंडल शासन या अध्यक्षात्मक शासन। संसदात्मक में मंत्रिमंडल का शासन होता है और अध्यक्षात्मक में शासन अमेरिका के संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शक को प्रभावित थे। यानी अध्यक्षात्मक में जब ये व्यवस्था उन्होंने ली थी तो विचारक लॉक और मॉन्टेस्क्यू इस अध्यक्षात्मक से शासन से प्रभावित थे,
कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण होना चाहिए, राष्ट्रपति वास्तविक होना चाहिए, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को लेकर फिर बाद में ये, जैसे कि लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए अनेक बार या उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका विभाग के सर्वत्र पृथक रहेगा। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध बिल्कुल ही अलग। हमारे यहाँ संसदात्मक में क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से संबंधित है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल ही पृथक पृथक अपना कार्य करती है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी वह अपना पूरी शक्ति कुल मिला के उनकी एक अलग ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को संवैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति के प्रत्यक्ष निर्वाचन रूप का ग्रहण कर लिया। यानी अमेरिका में कार्यपालिका जो औपचारिक वास्तविक प्रधान होगा राष्ट्रपति, उनको अप्रत्यक्ष द्वारा चुना जाएगा, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि निर्वाचन मंडल हर राज्य से जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहां के प्रतिनिधि आएंगे और प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो वो प्रतिनिधि आएंगे तो वो चुने हुए नहीं आएंगे, वो तो खुद ही वहां के जनसंख्या के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इसलिए उसको निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप ग्रहण कर लिया है। निर्वाचन होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी हमारे संसदात्मक में तो दोनों एक दूसरे के प्रति एक पूरक है दोनों, यानी मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे तो प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे तो मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षात्मक में कौन राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी मंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होते हैं। मंत्री परिषद का अस्तित्व तथा कार्य संपूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करते हैं। कांग्रेस यानी संसद, राष्ट्रपति यानी संसद व्यवस्थापिका से अलग रहकर अपना शासन शक्ति का संचालन करते हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कौन? व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कारण कार्यपालिका उनका अलग कार्य और व्यवस्थापिका का अलग। तो राष्ट्रपति संसद यानी संसद के नियंत्रण के पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करती है, यानी उनको व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं है। वो शासन की शक्ति खुद के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वो अमेरिका में ध्यान रखना। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेते और हमारे यहाँ तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका में आ जाते हैं और कुछ कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में। जैसे लोकसभा के बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो लोकसभा में, संसद में, और वो कार्यपालिका का शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन जाता है। तो दोनों तरफ वो तो व्यवस्थापिका में भी चले जाते हैं कुछ मंत्री और कार्यपालिका में भी चले जाते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग नहीं लेते। कौन? कार्यपालिका। और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती, यानी कार्यपालिका उनको भंग भी नहीं कर सकती, वो खुद ही भंग हो सकती। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भंग करे तभी होगा। इस प्रकार से ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के अन्य कुछ राज्यों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति वास्तविक और प्रधानमंत्री नाम मात्र का, और शक्ति पृथक्करण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का शक्तियों का अलग अलग यूज करते हैं, एक दूसरे के
आश्रित नहीं है, नहीं उत्तरदायी है। कार्यपालिका वो जो कानून लागू करेगी और व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, लेकिन एक दूसरे के पृथक। जो भी अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति है वो सत्ता का शक्ति खुद ग्रहण करे, वो उनसे व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं, या फिर संसद से कोई लेना देना नहीं, वो खुद की शक्ति खुद ही यूज कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था 9वां पॉइंट पढ़ा। कल हम 10वां पॉइंट पढ़ेंगे, सीमित शासन का सिद्धांत। तो अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता बहुत सारी है, आपको 15 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हमें पूरी जानकारी देनी बहुत ही जरूरी है कि आपके अमेरिका में आप देख सकोगे क्या क्या व्यवस्था है, तो पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और अमेरिका के संविधान की सारे ज्ञान या कितने पॉइंट है वो सब पढ़ना है, लेकिन लिखना आपके कितने शब्दों के अकॉर्डिंग, जो भी आपके परीक्षा में अंक और शब्दों के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता में ब्रिटिश भारत से भी सबसे ज्यादा विशेषता अमेरिका की रही है। एक तो विकसित देश, एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, इस तरीके से सारी बातें लिए। संक्षिप्त संविधान छोटा लिखा हुआ है, इसलिए ये बातें सारी ज्यादा है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, दोहरी नागरिकता, सब एक ही लिया है। जैसे हमने तो दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता ली नहीं, इकरी नागरिकता संघात्मक लिया है, लेकिन एकात्मक की ओर झुका हुआ। नागरिक एक है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो सब अलग है। और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। इस तरीके से अमेरिका की तरह प्योर अध्यक्षात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, न्यायिक सर्वोच्चता, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, ऐसी बातों को नहीं लिया है। कल हम पढ़ेंगे सीमित शासन का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। बाय।